हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें थीं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, उन खबरों को आज लाया गया है। साथ ही साथ जैसा आपको पता है मेरी क्लास में 10 एमसीक्यू, और ये 10 जो एमसीक्यू होते हैं ये इन्हीं खबरों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। यूपीएससी एंड पीसीएस स्टैंडर्ड के, इनके पीवाईक्यू को देखकर बनाए जाते हैं। यहां पर आपको सिर्फ करंट ही नहीं मिलता, करंट प्लस प्रैक्टिस। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया ही था कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिस कर ली, चाहे वो कम ही पढ़ा हो, पर प्रैक्टिस अगर उसने बेहतर कर ली तो उसका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। सारा गेम प्रैक्टिस का है और आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो जो मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए प्लीज़। चाहे पढ़ थोड़ा कम लीजिए पर प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने 2000 एमसीक्यू सीरीज भी चला रहा हूँ, साथ ही साथ रोज 10 एमसीक्यू करा रहा हूँ, साथ ही साथ वीक में 30 एमसीक्यू ला रहा हूँ। तो आप देखिए 30 एमसीक्यू वीक के हिसाब से महीने के आपके हो गए हैं 120, और महीने के हिसाब से 300 ये हो गए हैं, और 2000 तो आपके आ ही रहे हैं। ये तो मंथली आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर, पहले तो हम पॉलिटी से लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं। अनुच्छेद 164(1)(a) मंत्रिपरिषद का आकार। पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि मंत्रिपरिषद का आकार किस एक अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 164(1) के तहत। अगर 1A भी ना दे रखा हो और 164 इस तरीके से दे रखा हो तो भी आप कर सकते हैं, वैसे 1A देंगे। चर्चा में क्यों था? क्योंकि कुछ राज्यों में कैबिनेट विस्तार के दौरान मंत्रिपरिषद की सीमा को लेकर संवैधानिक बहस छिड़ गई है। मुख्य बिंदु यहां से हमारे लिए नोट आता है, प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये क्या है? इसके द्वारा अनुच्छेद 164(1)(a) जोड़ा गया। ये लाइन बहुत याद रखिए, जो यह निर्धारित करता है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन मैंने आपको पढ़ाई है, यूपीएससी इस पे एक कथन बनाया था पीवाईक्यू, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि अब की कथन बनाएगा तो विधानसभा से बना सकता है। उसने उस समय बनाया था लोकसभा से। तो उसमें यह दिया गया था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में 15% से अधिक, इस तरीके से जो ये आपकी लाइन में लिखी ना, नहीं होगी संख्या। और बहुत लोगों ने बताया क्या सोचा, प्रधानमंत्री पे ध्यान दिया ही नहीं, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है ना। ठीक है, न्यूनतम सीमा क्या है? न्यूनतम सीमा है कि 12 से कम नहीं होना चाहिए। महत्व यह जम्बू कैबिनेट को रोकने और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए किया गया था। देखिए इस बार मुझे लगता है ना यूपीएससी देखो इस तरीके से तो पूछ चुका है। ठीक है, अब वो इस तरीके से क्वेश्चन का निर्माण कर सकता है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो लाया गया था वह किस कारण से लाया गया था। तो उसमें ऐसे लिख दे कि, जैसे बना देगा ए, या ऐसे लिख देगा 1 2 3, एक में लिख देगा जम्बो कैबिनेट। ठीक है, एक में लिख देगा आपका राजकोषीय। ठीक है, और बोझ को कम करने के लिए तीसरा लिख देगा आकार, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित करने के लिए। और चौथे कथन में कर देगा कि आपका
राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए। अब आपको दिख देगा कि 1 2 3 सही हैं, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए इसी तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता है, कैसे भी क्वेश्चन बना लिया जाए आप आंसर दे लेंगे, क्योंकि आप हैं बहुत होनहार स्टूडेंट इस क्लास के। चलिए, होनहार स्टूडेंटों को इस पे एक आधारित एमसीक्यू भी मैं कराता हूँ कि मैं किस बेस पे एमसीक्यू बनाता हूँ अपनी क्लास में। एक बार आप देखिएगा, आपको पता लगेगा कि जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम में ही बैठे हो। ये कथन 1 है आपका, ये कथन 2 है और ये कथन 3 है। चलिए दीजिए इसका आंसर। सोच लीजिए आपके पीसीएस के एग्जाम में आ गया या यूपीएससी की। यूपीएससी थोड़ा सा इसको और डेप्थ में ले जाएगा, पर यूपीएससी क्या करता है, कल की क्लास आप देखोगे तो मैंने बता रखा है, और मैं अपने एमसीक्यू में उनको उन चीजों को लाता हूँ। कम, पूरी तरह, लगभग, है ना, लगातार, केवल, सभी, इन शब्दों को बहुत, और कभी कभी फैक्शन, इनमें बहुत बदलाव करता है। तो देखिए, पहली लाइन आपने पढ़ी होगी तो आप देख रहे हो बिल्कुल सत्य बात कही गई है, ये सेम आपको मैंने पढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि देखो यहाँ जैसे कम का उपयोग किया है, इसी तरीके से कम, अधिक, इन चीजों का उपयोग यूपीएससी करता है, पर मैंने आपको यह भी पढ़ाया है, आपको 100% कन्फर्म है, ये लाइन भी कन्फर्म है। साथ ही फिर आपको यहाँ देखना है कि हमसे कोई कथन गलत तो नहीं पूछा है। फिर एक बार नजर यहाँ मार लेना है। कितने स्टेप हो गए हमारे? जिन कथनों पे आप 100% श्योर हो, पहले तो उन्हें ठीक करो। एमसीक्यू करने का तरीका बता रहा हूं। दूसरा, अगर मान के चलिए कंफर्मेशन नहीं होती है, कुछ शब्द हैं जैसे कम, अधिक, पूरी तरह, लगभग, लगातार, केवल, सभी, जब इन पे पूरा कंफर्म हो ना तभी सही लगाना। ये नहीं कि आप निर्धारित करने बैठ जाओ वहां कि चलो यार एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। हाँ, ट्राई करना है तो एक काम करिएगा, पहले 100% वाले या 50-50 जो कम कंफ्यूजन में है क्वेश्चन, उनको कर लीजिए आप, कम से कम 60 पार तो कर ही जाइए। फिर उसके बाद ऐसे चीजों को देख सकते हैं जहाँ यहाँ कंफ्यूजन है आपको। और तीसरी बात क्या याद रखनी है एमसीक्यू में, कि हमको गलत सही देखना है, गलत क्या तो नहीं पूछ लिया कहीं, क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसा करता है, यहाँ साइड में लिख देगा, यहाँ लिख देगा, हम जल्दबाजी में आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको जब सेकंड पॉइंट बताया था, इसी सेकंड पॉइंट पे आधारित पे आप इस सेकंड पॉइंट को देखिए। बताइए, यहाँ पे देखो यूपीएससी यहाँ गेम करता है। आप जल्दबाजी में पढ़ोगे, देखो 10, मैंने जस्ट अब आपको बताया कितना, 12। क्या पूछा है? सही, तो 2 तो हो गया हमारा गलत, तो आंसर क्या हो गया? बी। इस तरीके से एमसीक्यू करना है। अगर आप इस तरीके से रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 करके आपको इतना अनुभव हो जाएगा। मैं क्यों कहता हूँ पढ़ना ज्यादा आवश्यक नहीं है, चीजों को किस तरीके से इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना, कि आप, सही बता रहा हूँ, नहीं भी पढ़े होगे ना, पर आपकी जो बौद्धिक क्षमता होगी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप देख के समझ जाओगे नहीं ये बात तो गलत है, इस तरीके से तो चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कहती है कि नहीं, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। और मैं कहता हूँ कि यार 365 दिन में ना कम से कम ज्यादा, अब आप लोग कहोगे क्या बोल दिया ये, कम से कम, सही बताऊं, जिस व्यक्ति ने 6,000 से 12,000, समझ रहे ना, एमसीक्यू कर लिए मिक्स्ड में, सारे सब्जेक्ट करेंट सब मिला के, और इनका एक बार रिवीजन कर दिया, फिर से लगा लिया, मतलब इन्हीं एमसीक्यू को, सच बता रहा हूँ वो प्री में जो स्कोर किया जाएगा ना, मैं सच बताऊं 60 तो वो पहले पेपर में कर जाएगा। अब रहता है सी सेट का सर दर्द। तो सी सेट के लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, सी सेट के लिए आपको 10 साल के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है। और जितना आपको मैथ या रीजनिंग आता है, मान लो चलो आपको रीजनिंग आता है और कॉम्प्रीहेंशन पे आपको कमांड है, तो इन दोनों चीजों को पकड़ो, ठीक है। और उसे करने का कोई टाइम निर्धारित मत करो, पहले उन्हें करने का प्रयास करो, ठीक है। फिर आप देखो कि क्या आप 27 सही निकाल पा रहे हो, उसमें निकाल पा रहे हैं तो किस किस एरिया में निकाल पा रहे हैं, हर साल के पेपर से निकालना 27 28 सही आपको, ठीक है।
अब मान के चलो कि हाँ आप निकाल ले रहे हैं, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा यार कैसे ही बनाएगा, मैं हर साल के 27-28 कर ले रहा हूँ, तो मैं आने वाले का भी कर लूंगा, थोड़ा सा बदलेगा भी, पर रीजनिंग में ये टॉपिक वो पूछता है, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ क्या करना है, मैथ के आप 5 टॉपिक कर लो जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और सबसे बड़ा बता दूं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे आप कम से कम नहीं तो मैं बताऊं पर डे 1 घंटा दो। यहां से क्वेश्चन बनते हैं 7 से 8 यूपीएससी में हर साल के पेपर में। अगर नंबर सिस्टम को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैथ में आप 4 क्वेश्चन कर ले जाओगे। सिर्फ नंबर सिस्टम की बता रहा हूँ, आगे आगे तो मैं बढ़ा ही नहीं हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक को कर लीजिए, ठीक है। एक टॉपिक जो सबका ऊपर होता है वो होता है परसेंटेज, इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। एक आप कर लीजिए, कितने हो गए, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एक रेशियो। एक रेशियो कर लीजिए आप, ठीक है। 1 2 3 4 इन 4 टॉपिक को अच्छे से कर लो। 2026 का पीटी आपसे दूर नहीं है, फिर बता रहा हूँ ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। ये मैथ के कर लो, वैसे प्रैक्टिस कर लो, और रीजनिंग आपकी अच्छी है तो रीजनिंग में प्रैक्टिस कर लो एक बार अच्छे से। और मेरी क्लास के 2000 एमसीक्यू वो पर डे की क्लास के एमसीक्यू करके चले जाओ। ज्यादा मत पढ़ो, रिवीजन कर जाओ, मैं बता रहा हूँ प्री निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब जिसको ये बात माननी है वो एक बार करके देख लेना, जिसको नहीं वही नोट्स वही चीजें बार बार देखनी है तो देखते रहिएगा। इसी तरीके से आप निराश होते रहेंगे फिर, देखिएगा आप, क्योंकि मार्केट में बहुत चीजें भर दी गई हैं, उस तरीके से काम नहीं करना है। आप देखिए, जैसे अभी चलिए मैं दूसरी खबर पढ़ाता हूँ, देखिएगा। विश्व आर्थिक आउटलुक। अभी ये यूपीएससी पूछता है किसके द्वारा निकाली जाती है, पहला क्वेश्चन तो यहां तय हो गया, ठीक है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है, विकास दर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2026 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को बढ़ाकर 3.3% किया गया, जिसका मुख्य कारण एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में निवेश है। देखो, अब इस लाइन को जो आई है ना करंट की, ये तो हो गई पुरानी चीज, ठीक है। अब ये जो करंट की लाइन है इसको याद रखो। क्यों रखो, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। भारत का संदर्भ, भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, ये तो चलो बात आपको याद रखनी है। ये एक ये पॉइंट याद रखो, जोखिम भू आर्थिक विखंडन और ऋण संकट को वैश्विक विकास के लिए चुनौती बनाया गया। देखो यूपीएससी जो गेम करेगी ना, अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ प्रैक्टिस करो अच्छे से। देखो, और मेरी क्लास में क्यों करो उसका कारण भी बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ सिखाता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड एमसीक्यू को कैसे करना है। जिस तरीके से अगर मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस तरीके से फॉलो किया तो आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अब इसको याद तो रखना ही रखना है। अब यूपीएससी कहाँ गेम करेगा पता है आपको, यहाँ, ये। अब दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो ना यूपीएससी के, सब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ऐसे ही करता है यूपीएससी। तो हम पढ़ के जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है। लीजिए क्वेश्चन, बताइए। जो जो मैंने आपको फॉलो करने के लिए कहा है ना वो फॉलो करिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फर्स्ट में 100% कन्फर्म वाला सही करिए, ठीक है। सेकंड में आप शब्दों को पकड़ बनाइए, जो छोटे छोटे शब्द हैं वहां से गलती कराता है यूपीएससी, है ना। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया, बताइए क्या बताया था, ऊपर यहां और एक यहां देखकर ही कार्य करना, कहीं गलत तो नहीं पूछा है, गलत और सही, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए अब इन तीनों आधारों को हम बनाकर एमसीक्यू करते हैं। तीसरा वाला तो हमने देख लिया कि हमसे सही पूछा है, दूसरा शब्द देखते हैं। अब हम शब्द की पहले नहीं, पहले हम 100% देते हैं। 100% श्योरिटी हमारी कहाँ है, वैश्विक विकास अनुमान में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हाँ देखो, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है और आपको पढ़ा होगी चीज है 100% से। अब हमको अपनी सेकंड चीज देखना है, मतलब ये 100% भी देखना है और सेकंड चीज भी देखना है। भू आर्थिक विखंडन
को वैश्विक ऋण संकट के समाधान, देखो कर दिया ना, कि शब्द में कर दिया, शब्द में हेराफेरी कर दी। अभी मैंने आपको बताया चुनौती। बस क्या होता है कि हमारे पास 100 MCQ आए हैं यूपीएससी में, बस हम इन छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते। यूपीएससी यही गेम खेल के हमसे चला जाता है और हमारा 1 साल बर्बाद। तो इस 1 साल को बर्बाद नहीं करना है, तो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, इसी तरीके से कर लो। एग्जाम हॉल में जाओगे गलती नहीं करोगे, सही पूछा है तो कथन ये सत्य है, क्योंकि कथन 2 चुनौती है, समाधान नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप भी कहोगे कि नहीं सर मैं वास्तव में एग्जाम में जाऊंगा जाऊंगी तो जरूर कम पड़ा होगा, पर आपकी बताई हुई चीजों को अगर मैंने वहां एग्जाम हॉल में फॉलो कर लिया तो मेरा एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तीसरी न्यूज है हमारी इन्वायरमेंट की। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक किसके द्वारा निकाली जाती है, तो ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है। रिपोर्ट में वैश्विक पर्यावरण संकट पर चेतावनी दी गई है। इसको हटाइए, अब हमारा काम होता है यहाँ से शुरू। तापमान 2024-25 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना, ये याद रखना। ठीक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ गई है, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, इसमें देखो यूपीएससी तो पीसीएस ये पूछने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या क्या शामिल है, और आपको बहुत गुमराह कर सकते हैं अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद नहीं है। तो याद रखना, जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो हो रहा है, और प्रदूषण को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया है। किसमें, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस में। अब वो यहाँ क्या करेगा ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सुझाव रिपोर्ट 2070 तक अर्थव्यवस्थाओं को पूर्णतः देखो सर्कुलर बनाने पर जोर। अब इस चीज को भी बहुत याद रखना, यहाँ लिख देगा पूर्णतः हटा देगा, है ना, तो ये पूर्णतः याद रखना। इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, बारीक बारीक तरीके से पढ़ाई करना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करना है। और लोग क्या करा रहे हैं पता है आपको, नोट्स में और बड़े बड़े संस्थानों में, मैं तो कई संस्थानों से जुड़ा रहा हूँ, वहां पर पीएचडी करा दे रहे हैं बच्चों को। और मैं कहता हूँ इन सब चीजों पे फोकस करिए। चलिए थर्ड नंबर चल के देखते हैं, आपको एमसीक्यू कराते हैं जिससे आपका और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। देखिए यही देखो मैंने आपको बताया था ये। अब बताओ आप, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, देखो गलती नहीं होनी चाहिए, फिर बता रहा हूँ। ये जो कभी कभी यूपीएससी करता है 100% फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है, यहाँ पे आपके पास कोई चांस नहीं जाता। कंफर्म है तो सही करिए, कंफर्म नहीं है तो गलत करें, मतलब गलत करके मत आइए, उसे छोड़ दीजिए। पर यहाँ पे तुक्का मत लगाना यार, तुक्का मत लगाना, गलत हो जाओगे। तुक्का लगाने पे 95% चांसेस है कि आप गलत हो जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम यूपीएससी में आप देखोगे 38 मिलेंगे आपको, है ना, जो आपका गेम खराब कर सकते हैं। और ये उन पे ही बनाए जाते हैं जो बहुत लंबे समय से न्यूज में रहा हो, जैसे ये बहुत लंबे समय से न्यूज में था। इसलिए 2026 के लिए आप इसको रेडी मानिए, अगर 2026 नहीं तो 27 में आना ही आना है। तो जो 2026 में देना चाहता है 2027 में, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए, जस्ट आपको पढ़ाया तो इसका बी आंसर है। चलिए करते हैं अपनी चौथी न्यूज की शुरुआत, जो है ज्योग्राफी से। मैं सारे सब्जेक्ट की न्यूज लाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना किसकी सहायक नदी है, ये मुझे आप कल बताइएगा। ठीक है, कैन और बेतवा, इतना तो ज्योग्राफी पढ़ा होगा यार। चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो बांधों के निर्माण में तेजी लाने के लिए बजट आवंटन पर नई रिपोर्ट आई है। अभी देखो वहां काम का नहीं है हमारा, यहाँ काम का है। नदी जोड़ो परियोजना, यह भारत की पहली, देखो बड़ी, एक राज्य से दूसरे राज्य, अंतरराज्यीय होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य नदी जोड़ो परियोजना है, पहली याद रखना।
दूसरी कर सकता है, तीसरी कर सकता है ना। मैं बताता जाता हूँ कहाँ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपसे गलत करा सकते हैं पढ़ी चीज भी। लाभार्थी क्षेत्र ये याद रखना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। यहाँ बघेलखंड कर दे, कुछ कर दे, नो, बुंदेलखंड। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऐसे याद रखना। चिंता क्या है, इस परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी हिस्सा जलमग्न होने की संभावना है। ठीक है, इसको याद रखना। जो पर्यावरणीय चिंता का विषय है, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और डाउन टू अर्थ में थी न्यूज। चलिए इस पर करते हैं एमसीक्यू, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर, और जो मैंने आपको बताया उसका याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट 100% कन्फर्म में जाइएगा। शब्दों को देखिए और ये देखने का प्रयास कीजिए गलत या सही क्या पूछा है। अगर ये चीजें आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लोगे तो ये याद रखना, एमसीक्यू कभी गलत नहीं होंगे। तो हम पहले देखते हैं पहली और तीसरी चीज, फिर जाएंगे शब्दों पे। तो हमसे कथनों पर विचार कीजिए, दे लो, मिल गया ना। हमसे गलत पूछा है। अब ये छोटी सी चीज आप नहीं देखोगे, कई लोगों ने देख के गलत कर लिया, अरे ये सी के जस्ट अभी पढ़ा, चलो चलो जल्दी जल्दी कर लेते, हाँ इसका आंसर ये है। ये पढ़ने का प्रयास किया। फिर कह रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना, कई लोगों ने एमसीक्यू गलत किया होगा जस्ट पढ़ के ही। तो पहले चलते हैं, अब हम चलते हैं 100% पे। यह है भारत की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, हाँ बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना के माध्यम से बेतवा नदी के अतिरिक्त पानी को कैन नदी में भेजा जाएगा। ये देखो, एकदम इंफॉर्मेशन चीज दे दी उन्होंने। ये तो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं पाई अभी, है ना। चलो नहीं पढ़ाई, इसलिए मैं जानबूझकर एमसीक्यू की लाइन डालता हूँ जिससे आपका और क्लियर हो जाए। इस परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का क्षेत्र प्रभावित होने की पर्यावरणीय चिंता है, ये बात सत्य है। अब देखो, मैंने सेकंड पॉइंट नहीं पढ़ाया, मान के चलो नहीं पढ़ाया, पर आप ये देखो 1 और 3 ये हमारे 100% सही है। अब ये जहां पर है पहले तो इन्हें उड़ाओ। चल भाई जाओ, चलो भाई जाओ, चलो भाई जाओ। अब बताओ क्या है आंसर। नहीं पढ़ाया तो अब कंफर्म हो गया ना कि बेतवा नदी के पानी को नहीं, केन नदी को ही पानी को बेतवा नदी में किया जा रहा है। इसने उसको घुमा दिया है। हमसे पूछा था गलत, पर कई बच्चों ने क्या किया, जल्दबाजी में ये चीज पढ़ी नहीं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो पढ़ा था, चलो ये आंसर हो गया। ऐसे मत करना। मैं इसलिए बार बार आपको अच्छे से अभ्यास करा रहा हूं अपनी क्लास में, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आओ ना यार, मैं देखना पॉलिटी और इकोनॉमी में इसी तरीके से रोज पढ़ाना, चीजें करना, और उसमें इसी तरीके से बारीकी से पीवाईक्यू को लाना, और फिर उसके हिसाब से यूपीएससी और पीसीएस स्टैंडर्ड के बनाना, जिससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए ना कि आप कभी गलती ना ही करें। चलिए अब पांचवी खबर है हमारी इतिहास से। अनासक्ति आश्रम और गांधीवादी दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना हिस्ट्री के लिए। पहली बात तो ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में के कौशानी स्थित में, ठीक है, स्थित है। मुख्य बिंदु क्या है, 1929 में गांधी जी ने यहाँ 14 दिन बिताए थे और अनासक्ति योग भगवत गीता पर टीका लिखा था। अब देखो यूपीएससी और पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता पर गांधी जी के द्वारा जो टीका लिखा गया था, निम्न में से वह कौन है। तो याद रखना अनासक्ति योग है। अनासक्ति योग जो भगवत गीता पर लिखा गया टीका है, किस एक के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखना गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। देखो क्वेश्चन बनाने के तरीके कहीं से हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। महत्व, गांधी जी ने कौशानी को इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण क्या कहा था। ये फैक्ट याद रखना, ये ऑल इंडिया रेडियो और कल्चरल मिनिस्ट्री के गैजेट में न्यूज थी, और ये 5 स्टार हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसको करते हैं एमसीक्यू, जिससे अच्छे से और क्लियर हो जाए। अभी तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ाने के बाद तुरंत एमसीक्यू करा रहा हूँ, पर धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाने के बाद ही
एमसीक्यू कराऊंगा। और आप लोग प्रयास करिए कि अधिक से अधिक लोग इस क्लास से जोड़िए, तो मैं हिंदी माध्यम आपके लिए कुछ और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अनासक्ति आश्रम, ठीक है, पहली सही पूछा है, ठीक है। स्थान उत्तराखंड, गांधी जी की रचना अनासक्ति योग, भगवद, हाँ बात सही है। उपमा भारत का स्विट्जरलैंड। इस तरीके से कर दिया जाता है एमसीक्यू। देखिए इस क्लास में ना प्रैक्टिस बहुत मिलेगी आपको, और एक चीज याद रखना, इसको जितने अधिक लोगों तक पहुंचा सको पहुंचा दीजिए, जिससे क्या होगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैं और अच्छे से पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सारी क्लासेस लाऊंगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लाऊंगा, है ना। तो जितने अधिक से अधिक आप लोग जोड़ सको जोड़ो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी है। इससे मेरे को और मनोबल मिलेगा और मैं अच्छे से आपके लिए काम करूंगा। चलिए, साइंस एंड टेक से खबर है, ग्राफीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भविष्य का वंडर मटेरियल। तो इसको भी याद रखना कि भविष्य का वंडर मटेरियल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो ग्राफीन को कहा जाता है। भारत में ग्राफीन आधारित नैनो सेंसर के स्वदेशी उत्पादन में सफलता मिली। मुख्य बिंदु क्या है, ये हमें याद रखना है। संरचना, यह कार्बन का एक क्या है, अपरूप है, अपरूप है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी ये 2D संरचना वाला होता है। यहाँ यूपीएससी हेर फेर कर सकता है, फिर बता रहा हूँ, 1D 3D 4D कुछ भी कर सकता है। विशेषता यह है, स्टील से 200 गुना मजबूत है और बिजली का बेहतरीन सुचालक है। याद रखना, बेहतरीन सुचालक है ना। और 200, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूपीएससी बहुत डालता है, थोड़ा सा गुमराह करता है। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, सौर ऊर्जा सेल और जल शोधन में। चलो इस पे भी एक एमसीक्यू कर लेते हैं, बस 7 8 9 जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनके लास्ट में एमसीक्यू करेंगे। छठे का हम एक बार एमसीक्यू कर लेते हैं, जिससे हमें और क्लियर हो जाए। और कल से मैं कोशिश करूंगा पहले सारे टॉपिक पढ़ाऊं, उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू पर जाऊं। चलिए बताइए इसका आंसर, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। पहले हम उठाएंगे अपना थर्ड पॉइंट, हमसे पूछा क्या है, कथन सही पूछा है। फिर हम उठाएंगे अपना 100% सही वाला, यह है कार्बन का एक अपरूप है, जिसकी देखो शब्दों में खेल गया आपसे, ये हो गया गलत। 2D है, यह स्टील की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मजबूत और बिजली का उत्कृष्ट सुचालक है। बात तो सही है, ये पढ़ाया है, 100% सही है। इसका उपयोग जल के अवलंबनीय में किया जाता है, ये बात भी सत्य, जल शोधन में उसमें लिखा हुआ था, तो सही हमसे पूछा है तो बी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस देखना, आप धीरे धीरे कर दोगे तो आपको हर एक एमसीक्यू बहुत आसान लगने लगेगा करना। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस में लापरवाही मत करो। कोई सा भी एग्जाम आराम से निकाल लोगे। लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पढ़ा दिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पर हम कहते हैं पीएचडी मत करिए, काम का पढ़िए, सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना पढ़ना है। सबसे बड़ा पता है क्या आवश्यक होता है यूपीएससी या पीसीएस में, एक अधिकारी बनने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कि क्या नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी चीज आवश्यक है कि क्या नहीं पढ़ना। और मैं आपको बता दूं 99% लोगों को यही नहीं पता। आज तक आप ही बताइए, अपने दिल से बताइएगा, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हो, हर जगह आपने क्या रखा होगा, अरे भाई बनना है, चीजें हैं। कितने लोगों ने आज तक 200 से 300 बार अपना सिलेबस पढ़ा है? सच बताओ, हम तो कहते हैं एक भी बार नहीं पढ़ा होगा, एक भी बार नहीं पढ़ा होगा। क्या कर रहे हो, मैराथन क्लासेस, करंट अफेयर क्लासेस, ये क्लासेस, इस कोचिंग के नोट्स, उस कोचिंग के नोट्स, इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज, उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज। तो देख लो, होते रहो गुमराह, ऐसे ही गुमराह होते रहोगे, होते रहो। और जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सिलेबस, उसका टेस्ट सीरीज, पहले सिलेबस लिया, टेस्ट सीरीज मतलब होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, फिर अपना निर्धारित किया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे मैं पॉलिटी की में बताऊं, जो मेरे नोट्स हैं, जब मैं पॉलिटी के अपने नोट्स बनाया था प्री और मेंस के लिए, तो उन्हें 60 पेज में बना दिया, है ना।
और कैसे बनाया था, पूरा सिलेबस पे आधारित है, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक दोनों को मैंने पढ़ा, उनके मिक्सचर्स को निकाला, फिर उसके बाद ये नोट्स तैयार हुए हैं। इतने शानदार नोट्स है ना कि आप किसी भी ईयर का मेंस का पेपर उठा लो, पीटी का पेपर उठा लो, क्वेश्चन मेरे नोट से ही होंगे। क्यों? बेसिक को नहीं छोड़ा मैंने, छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ा मैंने, जो कॉन्सेप्ट अच्छे से यूपीएससी पूछता है। पीएचडी भी नहीं की कि पीएचडी करना है मुझे पॉलिटी में, है ना। चलिए, साथ में देखो यहाँ भी मैं न्यूज न्यूज लाता हूँ। जैसे आपसे एक स्कीम पूछी जाती है, अगर 365 दिन करंट पढ़ोगे कितनी स्कीम पढ़ लोगे? 365। पूछ लो। एक मैं रिपोर्ट लाता हूँ, रिपोर्ट पूछी जाती है, 365 रिपोर्ट पढ़ लोगे। अब बताओ, इसी तरीके से मैं करंट अफेयर बनाता हूँ। और फिर अभी एक आईआर की न्यूज मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशन, जहां से आपका मैपिंग कवर होगा आते ज्यादा, है ना। पीएम प्रणाम योजना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्यों चलाई गई है। ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं रासायनिक, उनको कम करने के लिए, तक रासायनिक उर्वरकों उपयोग को कितनी परसेंट की कमी, यहाँ यूपीएससी गुना करता है 20% की कमी 2026 तक, या 2027 भी कर सकता है। पूरा नाम आप याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? सामाजिक रासायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को कम करना, देखो कम करना, और वैकल्पिक उर्वरकों जैसे जैविक खाद को बढ़ावा देना। जैविक खाद समझते हैं ना, जैसे गोबर हुए, पत्ते हुए, चीजें हुए, इन चीजों को गलाना या पानी में डाल देना, फिर खेतों में डालना, है ना, ये होती है जैविक खाद। प्रोत्साहन, जो राज्य उर्वरक सब्सिडी बचाएगा उन्हें बचाई गई राशि का 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जितनी राशि आप बचाओगे 50% और आपको दिया जाएगा। याद रखना, इसका एमसीक्यू अभी हम करेंगे। अब पढ़ते हैं हम आपकी 8वीं खबर। देखो रिपोर्ट, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम चर्चा में क्यों? भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए अनुपालन तंत्र के नियमों को अधिसूचित किया है। ये चर्चा में क्यों इसलिए देना पड़ता है ना, कि पता रहे किस लिए न्यूज थी, न्यूज में, जिससे आपके माइंड में एक सेटअप रहे। देखो, मिंट और मिनिस्ट्री ऑफ पावर से ये न्यूज ली गई है। नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोसेस क्या है? उत्सर्जन तीव्रता के आधार पर संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इतना ही पढ़ना है, बाकी एमसीक्यू आपको हम कराएंगे। आज की आखिरी खबर इंटरनेशनल रिलेशन से, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला। आज हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला सदस्य देशों ने सप्लाई चेन लचीलापन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। गहराई में अगर हम विश्लेषण करते हैं तो अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल है, भारत इसका सदस्य है, ये लाइन बिल्कुल याद रख लेना। स्तंभ क्या है? व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। रणनीतिक महत्व क्या है? चीन पर निर्भरता कम करना, वैश्विक व्यापार मार्ग बनाना। AIR और आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से न्यूज ली गई है। सारे सोर्स मेरे ऑथेंटिक ही होते हैं। अब 7 नंबर से हमें करना है, 6 नंबर तक हम MCQ कर चुके थे। तो ये जैसे डायरेक्ट फैक्ट है, तो फैक्ट वाले में 100% मैंने बताया कंफर्म है तभी करना। पीएम प्रणाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, सॉरी, आंसर दिख गया? कोई नहीं, दिख जाना चाहिए कि आंसर कभी कभी। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की क्या भूमिका है? अभी आपको पढ़ाया मैंने। अब लगा दो अपनी तीनों लॉजिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड 100%, दूसरे में शब्द, और तीसरे में आपको देखना है गलत सही। तो पहले हम देखते हैं गलत सही। चलो भाई, हमसे पूछा है सही, अब देखते हैं हम शब्द और 100% कंफर्मेशन है कि नहीं। अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल है जिसमें भारत सदस्य, बिल्कुल 100% सत्य बात है।
इस ढांचे में 4 प्रमुख व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष। हाँ, ये भी सत्य बात है। हाल ही में इसके सदस्यों ने सप्लाई चेन, बिल्कुल सत्य बात है। इसी तरीके से एमसीक्यू किए जाते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट में किया गया है। तात्पर्य, क्या तात्पर्य इसका बताइए। ठीक है, और बाकी आप यहाँ से पढ़ लीजिए, बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसी लगी, है ना। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास से जोड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसकी पहुंच अधिक से अधिक बनाइए। धन्यवाद।